मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे पहले लेते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। पुरातन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्री विशेष महत्व रखती है। जिन विषयों के संबंध में साहित्यिक सामग्री से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, उनसे हमें पूरी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। इसके अंतर्गत एक भव्य राजप्रसाद से लेकर दैनिक प्रयोग के बर्तन के टुकड़े सभी आ जाते हैं। पुरातत्व का अध्ययन सिर्फ पुरातात्विक सामग्री के विवरण देने भर से तक सीमित नहीं है, अपितु उनके निर्माण उपयोग को समझकर उनके पीछे छिपी मानवीय अनुभवों और क्रियाकलापों की गुत्थी को सुलझाने के द्वारा इतिहास लेखन में सहायता ली जाती है। पुरातत्ववेत्ताओं ने अध्ययन की सटीकता के लिए उत्तरोत्तर वैज्ञानिक तरीकों से सहायता ले रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक लोकप्रिय है कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेटिंग। इससे हम उस बर्तन की या उस पत्थर की आयु निर्धारित कर सकते हैं कि उसकी तिथि का निर्धारण किया जा सकता है कि ये कौन से समय की है। इससे ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त अन्य तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। पुरातात्विक सामग्री को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं अभिलेख। इस श्रेणी के सामग्री में हम सर्वप्रथम उन अभिलेखों को लेते हैं जो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझे जाते हैं। प्राचीन नरेश अपने समय की प्रमुख घटनाओं को शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों व लिपिबद्ध करवा दिया करते थे, और वास्तव में ये अभिलेख हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के प्रकाश स्तंभ सिद्ध हुए हैं। उन पर उत्कीर्ण सामग्री के आधार पर हम उन 4 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। पहला गुहालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा स्तंभ लेख और चौथा ताम्रलेख। सबसे प्राचीन पढ़े जाने वाले अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के अभिलेखों में उसे देवताओं का प्रियदर्शी राजा कहा गया है। उसके अभिलेखों से उसके धर्म और राजत्व के आदर्श का पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उसके अभिलेख अधिकतर ब्राह्मणी लिपि में हैं। केवल उत्तर पश्चिमी भारत में मिले कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। ब्राह्मणी लिपि का सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में प्रिंसेप द्वारा नामक विद्वान द्वारा पढ़ा गया। इसके अलावा अशोक के कुछ अभिलेख आरमाइक लिपि में भी हैं। अशोक के प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान हमें अशोक के अभिलेखों से ही होता है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, मिलिंद का रे अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कनिष्क व अन्य कुषाण शासकों के अभिलेख या तो राज कवियों के द्वारा लिखी प्रशस्तियाँ या भूमि अनुदान पत्र हैं। प्रशस्तियों में इलाहाबाद स्तंभ लेख सर्वाधिक उल्लेखनीय है। हालांकि यह लेख गुप्त सम्राट के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित माना गया है, तथापि एक अभिलेख से ही समुद्रगुप्त के शासन की समस्त घटनाओं का पता चलता है। गौतमीपुत्र शातकर्णी का नासिक अभिलेख, जिसमें गौतमीपुत्र शातकर्णी का वर्णन है। दूसरी प्रशस्ति है रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, जिसमें गौतमीपुत्र शातकर्णी का वर्णन है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख भी इसी श्रेणी में आता है। प्रशस्ति में राजा भोज के ग्वालियर प्रशस्ति भी ले सकते हैं। इसी प्रकार महरौली में प्राप्त चंद्रगुप्त का अभिलेख इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन का मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख, पशुपाल शासकों के अभिलेख, चालुक्य और राष्ट्र शासकों के अभिलेख तत्कालीन राजनीतिक एवं प्रशासनिक अवस्था का ज्ञान कराते हैं। इसमें बंगाल के शासक विजयसेन व देवगढ़ के अभिलेख भी ले सकते हैं। प्रारंभिक हिंदू इतिहास की घटनाओं की तिथि का जो ठीक ठाक ज्ञान अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है, वह प्रधानतः अभिलेखों के साक्ष्य पर आधारित है। इसके साथ ही इन्होंने साहित्य व अन्य स्रोतों से उपलब्ध सामग्री के ज्ञान को पूर्ण बनाने में सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार के अभिलेख दानपत्र, स्मारक पत्र तथा मुद्राओं पर भी उपलब्ध हुए हैं। इन अभिलेखों से भी भारत की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक दशा स्पष्ट होती है। फ्लीट महोदय ने इन अभिलेखों के महत्व को बताते हुए लिखा है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्ञान हमें धैर्यपूर्व इनके अध्ययन से प्राप्त होता है। इन ताम्रपत्रों पर अभिलेख विभिन्न भाषाओं में अंकित हैं। इससे तो तत्कालीन विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होता है। इसके अलावा उन मुद्राओं पर विभिन्न शासकों को विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया है। इससे उन शासकों के प्रभाव व उनके इतिहास का स्थान स्पष्ट होता है। कुछ विदेशी अभिलेख भी हमारे प्राचीन इतिहास को व्यक्त करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। विदेशी अभिलेखों में
बोगजा कोई, पिपीपोलिस एवं नक्श ए अभिलेख अधिक उल्लेखनीय हैं। एशिया माइनर से प्राप्त बोगजाइकोई अभिलेख में वरुण, इंद्र और मित्र शासकों वैदिक देवी देवताओं का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों के का संबंध एशिया माइनर से था। प्राचीन स्मारक दूसरा लेंगे। प्राचीन स्मारक कवि ने अपनी कविता के भाव व्यक्त करते हुए लिखा है कि पाषाण भी बोलते हैं। उस सुंदर युग के कलापूर्ण ग्रंथ होते थे। इसी प्रकार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों के सत्य रूप में घटित होते हैं। प्राचीन राजाओं के भव्य राजप्रसाद चाहे आज खंडहरों के रूप में उपलब्ध हैं, फिर भी आज भी उनसे प्राचीन स्थापत्य कला, चित्रकला का बखान होता है। दक्षिणी पथ के मंदिरों के निर्माण में नागर व द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा तो बेसर शैली बन गई। इसी प्रकार स्मारकों के भवन में वास्तुकला के विकास के अध्ययन में सहायता मिलती है। राजप्रसादों के अतिरिक्त प्राचीन कला में निर्मित मठ, विहार, स्तूप, समाधियाँ भी स्मारकों की श्रेणी में आती हैं। चैत्य उनके धार्मिक आचरण को बताते हैं। महाभारत महाकाव्य की भांति सांची व भरत हतु स्तूप के समय अपने समय के समाज के दर्पण कहे जाते हैं। यद्यपि ये दोनों स्तूप आज खंडहरों में परिणत हो गए हैं, तथापि उस काल की कला के सच्चे प्रतीक है। तोरण द्वारों पर कलाकार अपनी कला को किस प्रकार निखारते थे तथा मध्य में स्तूप का निर्माण किस खूबी से करते थे, इन सब बातों का ज्ञान हमें स्तूप से होता है। कुषाण काल में मूर्ति कला की विदेशी प्रभाव दृष्टिगत होता है। गुहा काल की मूर्ति कला में जो अंतरात्मा तथा मुखाकृति से जो सामंजस्य है वह किसी अन्य कला में नहीं मिलता। तत्कालीन मनुष्यों के रहन सहन एवं उनके भौतिक पक्षों का पता चलता है। इसी प्रकार गुजराहों की अश्लील मूर्तियों से हमें उस प्रदेश के लोगों की भावनाओं का पता चलता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में देवालयों के जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर ही कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति का प्रसार वहाँ पर भी हुआ था। जावा का स्मारक बोरोबुदुर इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में महायान बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो गया था। इसी प्रकार कला के माध्यम से हम भारत और विदेशी के सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतवासियों के विचार उस समय संकीर्ण नहीं थे, वे सहज समुद्र यात्राएं करते थे। इस प्रकार के स्मारक कंबोज, बोनिया आदि देशों से उपलब्ध हुए हैं। कंबोज की एक गुफा में 2 भवन मिले हैं। एक भवन में 12 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं। वे सब मूर्तियां हिंदू तक्षण कला के सिद्धांत पर बनी हिंदू देवी देवताओं की हैं। उनमें शिव मूर्तियों की अधिकता है। अगला लेंगे मुद्राएं। वैसे तो मुद्राओं का उल्लेख अभिलेख के प्रसंग में कर दिया गया है, पर इसका विवरण अलग से देना आवश्यक है। प्राचीनतम मुद्राओं पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं, उन पर किसी प्रकार का लेख नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क मुद्राएं कहलाती हैं। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है, सिकंदर के आक्रमण के समय ये मुद्राएं प्रत्येक युग के इतिहासकारों के अन्वेषण के कार्य में अमूल्य सहायता पहुंचाती हैं। वास्तव में 206 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक के भारतीय इतिहास को जानने का प्रधान साधन मुद्राएं ही हैं। इंडो पार्थियन बैक्टीरियन लोगों के इतिहास का पता हमें उनकी मुद्राओं से लगता है। जब मुद्राएं स्वर्ण की मिलती हैं तो स्वाभाविक रूप से आभास होता है उस काल की आर्थिक अवस्थाएं अच्छी थी। जब मुद्राएं चांदी की प्राप्त होती हैं तो निष्कर्ष निकाला जाता है उस काल में आर्थिक अवस्था उतनी समृद्ध नहीं थी। इसके अलावा मुद्राओं से राजाओं की वंश परंपरा का ज्ञान होता है। मुद्राओं पर मुद्रित विभिन्न देव प्रतिमाओं से राजाओं की धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है। किस राजा का किस धर्म की ओर अधिक झुकाव था इसका पता भी मुद्राओं से चलता है। मुद्राओं से साम्राज्य विस्तार का भी बोध होता है, क्योंकि वे मुद्राएं जिस स्थल पर पाई जाती हैं वहाँ तक उस अंकित राजा का राज समझा जाता है। मुद्राओं पर अंकित तिथियों से इतिहास को तिथिबद्ध करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त इन मुद्राओं से विदित होता है कि भारत के संबंध पश्चिमी देशों से कैसे थे। यूनानी, शक, पहलव, कोनार जैसी विदेशी लोगों का भारत में कब तक कहाँ तक साम्राज्य रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन काल की मुद्राएं भी भारतीय इतिहास की सामग्री को प्रस्तुत करने में कम सहयोगी सिद्ध नहीं हुई हैं। बसाड़ की 274 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में इनकी शाखाएं उत्तर भारत के नगर में फैली हुई थी। भारत के सबसे पुरातन सिक्के आहत माने जाते हैं। इस पर भी स्थानीय धार्मिक चित्र बने हुए हैं। ये
अक्सर तांबे व चांदी के होते हैं। इनके उपरांत यवन, पल्लव, शक, कुषाण आदि नरेशों के सिक्के भारत में उपलब्ध हुए हैं। इन मुद्राओं के प्रचलन के उपरांत भारतीय मुद्राओं पर भी राजाओं के नाम तथा तिथियों का उत्कीर्ण की जाने लगी। कुषाणों के उपरांत गुप्त शासकों ने अपनी स्वर्ण व चांदी के निर्मित सिक्के चलाए, उन पर संस्कृत में छंदोबद्ध लेख उत्कीर्ण करवाए। उनके सिक्कों पर अंकित परम भागवत उपाधि से स्पष्ट होता है कि वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। स्वर्ण मुद्राओं से उनकी आर्थिक स्थिति स्पष्ट होती है तथा यह भी स्पष्ट होता है संस्कृत भाषा उस समय की प्रमुख भाषा थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत भारत के इतिहास को जानने में के लिए तत्कालीन सिक्के बहुत कम उपयोगी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हर्षवर्धन व पाल शासकों की मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई हैं। ईसा की प्रारंभिक सदी में सिक्के ढालने के सांचे की बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार विभिन्न काल की प्राप्त मुद्राओं से भाषा विकास का भी ज्ञान होता है। यूनानी शासकों की मुद्रा जहाँ खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है, वहीं पश्चिमी भारत से प्राप्त ब्राह्मणी लिपि का से अंकित मिलती है। अब लेंगे अवशेष। बस्तियों के स्थलों के उत्खनन से जो अवशेष मिले हैं उन्हें प्रागैतिहासिक पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उदाहरणार्थ हम सैंधव सभ्यता को ले सकते हैं। नवपाषाण युग की जानकारी भी हमें अवशेषों से ही मिलती है। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से हमें तत्कालीन लेखन कला तथा धार्मिक अवस्था का ज्ञान हुआ है। इसलिए पुरातत्ववेत्ता आजकल रामायण तथा महाभारत में उल्लिखित स्थानों की खुदाई करवा रहे हैं। अयोध्या में खुदाई करवाने पर हमें राम के समय के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर राम का शासनकाल निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं अवशेषों के आधार पर डॉक्टर बीवी लाल ने कहते हैं महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारे देश में इस प्रकार के प्राचीन स्मारकों का अभाव नहीं है। अगला मूर्तिकला ऐतिहासिक स्रोत के रूप में कुषाण, गुप्त और गुप्तोत्तर काल की मूर्तियां तत्कालीन जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं को व्यक्त करती हैं। इसके साथ ही मूर्तिकला के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। कुषाण कालीन मूर्तियां स्पष्ट बताती हैं कि वे यूनानी कला से अधिक प्रभावित थी। गुप्त काल की मूर्तियों में अंतरात्मा मुखाकृति में जो सामंजस्य दृष्टिगत होता है वह अन्य किसी काल की में उपलब्ध नहीं होता है। गुप्तोत्तर भारत कला की सांकेतिकता अधिक है। भरतहतु, सांची, बौद्ध गया, अमरावती से प्राप्त मूर्तियों से स्पष्ट होता है कि वे जनसाधारण की धार्मिक भावनाओं को प्रतिबिंब करती थी। चित्रकला ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में भारत में बौद्ध चित्रकला को महान विरासत भित्ति चित्रों से सुरक्षित है। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का आरंभ भित्ति चित्रों से ही होता है। अजंता बौद्ध चित्रकला का प्रमुख केंद्र रहा है। अजंता ही इन बिहार गुफाओं चित्रित चित्रों में अवलोकन के दर्शन मुग्ध हो जाते हैं, पर साथ ही बौद्धकालीन धार्मिक चिंतन व सामाजिक चिंतन भी इससे स्पष्ट होता है। इस प्रकार आज हमने किया प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत। अब कल करेंगे प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत।